फडणवीस, शिंदे और पवार की तिकड़ी ने एक बार फिर से बाजी मार ली है और इसमें सबसे बड़े अभिमन्यु कह लीजिए, चक्रव्यूह भेदने वाले कह लीजिए, वो बने हैं देवेंद्र फडणवीस, जिनका रोल रिवर्सल हुआ है एकनाथ शिंदे के साथ। एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री की भूमिका स्वीकार की है, तो वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है आज देवेंद्र फडणवीस ने। और जैसा हमने पहले भी आपको बताया, इस बार की रिकॉर्ड जीत जिसमें 133 एमएलए जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज तक इस तरह का ऐतिहासिक परफॉर्मेंस यहां पर नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने एक वक्त पर जबरदस्त जीत हासिल की थी, प्रचंड जीत, लेकिन बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी जीत कहलाएगी। और इसीलिए अगर आप देखिए महाराष्ट्र कैसे सबसे बड़ी रणभूमि रहा है। अगले साल 100 साल हो जाएंगे आरएसएस की स्थापना के। नागपुर से ही देवेंद्र फडणवीस आते हैं और तीसरी बार उसी नागपुर वाले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनते हुए महाराष्ट्र देख रहा है। अगले साल अपनी स्थापना के 100 साल संघ पूरा करने वाला है। संघ से बहुत करीब रिश्ता है, संघ के सेवक के तौर पर अपने आप को खुलकर कहते हैं देवेंद्र फडणवीस। और देवेंद्र फडणवीस को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र का एक सपना था बीजेपी का, 1980 में यहीं पर स्थापना हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने, जैसा कि हमने आपको बताया, ये कहा था उस मंच से, बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड से 44 साल पहले कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और ऐसे खिला है कि देखिए रिकॉर्ड बन गया है। और जिस वक्त ये उन्होंने कहा था, तब भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उसके तुरंत बाद वाले चुनाव में 2 लोकसभा सीट तक रह गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भाजपा महाराष्ट्र में दोबारा यहां तक पहुंच पाएगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने पांव जमाए और आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार 100 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी महाराष्ट्र में बनी है। 1995 के बाद महाराष्ट्र में एक भी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी। 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि यहां पर वो जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ में हुई एक सभा में कहा था, दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। आज आखिरकार यह बात साफ हो गई है कि सचमुच में दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस यानी देवेंद्र, इनकी सरकार 1924 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है उनके चेहरे या शख्सियत में, कई बार ऐसा लगता है, लेकिन तब 44 साल के थे, आज 54 साल के हैं। संघर्षरत तरीके से उन्होंने, जब 2022 में उनको मुख्यमंत्री पद की भूमिका दी गई तो उन्होंने वो पद भी स्वीकारा। और उसके बाद से 19 में जो स्थिति आई थी वो भी आपने देखा ही, सुबह सवेरे अजित पवार के साथ शपथ ले ली थी, 2 से 3 दिन ही रह पाए और फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। हालांकि 19 की ये तस्वीर जो है ना, ये तस्वीर सही नहीं है। ये विधानसभा में जब उन्होंने विधायक के तौर पर शपथ ली थी उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दरअसल तस्वीर जो है, तभी उन्होंने देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका को स्वीकारा और जबरदस्त तरीके से घेरते रहे अघाड़ी की सरकार। बिल्कुल, क्योंकि जो 19 की तस्वीर है वो सिर्फ एएनआई पे आई थी, वो राजभवन में ली गई तस्वीर थी। राजभवन में सिर्फ 2 लोगों का शपथ हुआ था। 2014 की ग्रैंड सेरेमनी थी, वानखेड़े स्टेडियम में पहली बार महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की शपथ ली जा रही थी। 2024 में हम यहां पर देख रहे हैं कि एक बार फिर आजाद मैदान से, और तब आरआर पाटिल जिंदा थे, आपको याद होगा। आरआर पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा में 2014 में कहा था कि कम से कम एक शपथ विधि तो आजाद मैदान में होना चाहिए। 2024 में आखिरकार ये शपथ विधि हो चुका है। मुस्तफा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम दिवेश आप भी हैं। मुस्तफा, जल्दी से दिखाइए, अब लोग निकल रहे होंगे, किस तरह का जोश है कार्यकर्ताओं में और जो लोग आए थे आज ये शपथ ग्रहण देखने। नहीं, चलिए दिव्येश के पास चलते हैं। दिव्येश सिंह, क्या स्थिति है? अब तो कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लोगों का निकलना शुरू हो चुका है, क्या वही जोश है? जी, आपको बता दें कि अभी अभी पीएम मोदी का कॉन्वॉय यहां से निकला है और बहुत मात्रा में जो अभिभावक, जो कार्यकर्ता यहां पर जमे थे उनका भी निकलना शुरू हो गया है। जो डिग्निटरीज थे, सबसे पहले पीएम मोदी का कॉन्वॉय यहां से निकला है। यहां पर बहुत सारी जगहों पर वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से जैमर लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है। पर आपको बता दें कि अब धीरे धीरे मैदान, आजाद मैदान से जो कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, उनका निकलना शुरू हो गया है। मेरे पीछे का जो रास्ता है आप देख सकते हैं कि ये धोबी तालाब की तरफ बढ़ने वाला रास्ता है और यहां से अब भारी मात्रा में मूवमेंट शुरू हो गया है वीवीआईपीज का। जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं, अन्य राज्यों के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हुए हैं, केंद्र सरकार के,
अन्य जो डिग्निटरीज, सेलिब्रिटीज आए हुए हैं, उद्योगपति आए हुए हैं, वो सारे ही धीरे धीरे करके अब निकल रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि पहली कैबिनेट मीटिंग अब महाराष्ट्र सरकार की हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनकी अध्यक्षता में, और अभी अभी थोड़ी देर में यह मीटिंग शुरू हो सकती है। साहिल, देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमें यह देखनी होगी अंजना कि अब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, क्योंकि कुछ तो पोर्टफोलियो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को भी देने पड़ेंगे और उसके बाद जब कैबिनेट एक्सपांशन होगा तब बाकी पोर्टफोलियोज भी दिए जाएंगे। और शिवसेना शाम तक यह कोशिश कर रही थी कि उन्हें यह पोर्टफोलियो मिले। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, अगर हमारी आवाज आपको आ रही है, अब तो शपथ ग्रहण खत्म हुआ, प्रधानमंत्री निकल चुके हैं कैबिनेट के लिए, क्या मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री वो भी निकल चुके हैं? और जो लोग वहां पर हैं, अगर उनसे बातचीत कीजिए, उनके लिए कैसा अनुभव रहा? जी बिल्कुल, आजाद मैदान के बाहर के दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद सभी लोग जो है वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। वीआईपी गेट से भी आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर निकले हैं, उसके पीछे पीछे जो सभी वीवीआईपीज हैं वो निकल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं लोगों को दूसरी तरफ से छोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता है उनके लिए ये एक ऐतिहासिक पल है कि देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक बड़ी बात आप कह सकते हैं कि उनके लिए रहेगी। जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए सर आप? हम रायगढ़ महाड़ से आए हैं। महाड़ से आए हैं। देवेंद्र जी ने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली है, कार्यकर्ता के तौर पर कैसा महसूस हो रहा है? अभी समृद्ध महाराष्ट्र बनाने के लिए और अपना लाड़की बहन जो होती है उनके लिए, और जो किसान है वो किसान को बेनिफिट देने के लिए देवेंद्र जी समर्थ हो गए। जितना भव्य कार्यक्रम था देख करके क्या लगा? ऐसा आज लग रहा है कि दिवाली दसरा है, ऐसा आज लग रहा है। थोड़ा सा त्योहार है ऐसा लग रहा है। आप कहाँ से आए? मैं लातूर से आया हूँ। राजकुमार पाटिल मेरा नाम है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मुझे आज इतनी बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र जी ने अब चैलेंज शपथ शुरू हो ली है। जाएगा मुस्तफा, लातूर में भी आप क्योंकि पार्टी के लिए किसानों काम को वादा करेंगे। किया गया है कि पूरे के पूरे हम कर्जा माफ कर देंगे। दूसरी तरफ वादा किया गया है लाडली बहनाओं को 1500 रुपये का 2100 कर देंगे। तो अभी तो चलिए खुशी का माहौल चल रहा है। अब किसानों की बात जब होगी तब जो जगदीप धनखड़ कह चुके हैं उसकी भी बात की जाएगी। लेकिन हमारे साथ आनंद दुबे, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, क्या हो गया? कोई भी अपोजिशन पार्टी का नेता आया ही नहीं वहां पर। 2014 में देखिए कि उद्धव ठाकरे थोड़ी देरी से पहुंचे थे, लेकिन पूरी अपोजिशन पार्टी देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में पहुंच गई थी। कांग्रेस थी, एनसीपी थी, बाकी सारे नेता थे। भाई थोड़ा बड़ा दिल दिखाते। हार गए चुनाव तो ठीक है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है, उनका स्वेरिंग इन हो रहा है, जाना तो चाहिए था ना। साहिल भाई, अंजना जी नमस्ते। सबसे पहले आदरणीय देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनने पर हम बहुत सारी बधाई देते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए था। राजनीति में शिंदे जी को और अजित पवार को भी दीजिए। हाँ ठीक है, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन देखिए ऐसा है कि ये ऐसे 10-12 बेमन दिन से जो कौन लगा- देता है दुबे जी? अरे दुबे जी, इतना बेमन से कौन देता है? उनको भी नहीं, नहीं, बधाई। बेमन ऐसे से थोड़ा नहीं। थोड़ा नहीं, मतलब नहीं ऐसा नहीं। देखिए देखिए अजीत दादा सर, पवार से तो आप- हमारी ऐसा अजीत दादा नहीं, पवार सुनिए से ना, जब आपका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, सवाल यह है कि अंगूर खट्टे नहीं होने चाहिए। अगर कोई जनादेश के साथ आया है तो आप लोग को भी जाना चाहिए था। सब जाते वहां पर, अंजना जी, सब भाई भाई थे। नहीं बात सही है, बात सही है अंजना जी, बात सही है। 10-12 दिनों का इन्होंने ही समय ले लिया। 23 तारीख को नतीजे आए थे, 5 तारीख को शपथ ले रहे हैं, कल जाकर अनाउंस हुआ। ठीक है, अब सबकी अपनी एक जिम्मेदारियां, सबके अपने सुनियोजित कार्यक्रम थे। हमारे नेता उद्धव ठाकरे साहब कोई कटुता की राजनीति नहीं करते, शत्रुता की राजनीति नहीं करते। हमको तो सिखाया गया कि 80% राजनीति अपना समाज सेवा करना है और 20% राजनीति करनी है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर इस सरकार को, इस कैबिनेट को जनादेश मिला है तो जनता के मुद्दों को इस सरकार जल्द से जल्द रास्ते पर लाकर इसको सुलझाए, न कि उलझाए।
बहुत बहुत बड़ा मैंडेट है ये बहुत जल्दी नहीं मिलता इतना बड़ा मैंडेट। हम तो कहीं ना कहीं चूक गए। चलो कम से कम ये सरकार बनी है, हाँ अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो उसका समर्थन भी करेंगे, लेकिन अगर सरकार में त्रुटियां होंगी तो हम उसकी आलोचना भी करेंगे, हमारा अधिकार है। हम तो बड़े दिल से एक चीज का जवाब दीजिए, लेकिन हमने तो किसी की पार्टियों को भी नहीं तोड़ा। आनंद दुबे एक चीज का जवाब दीजिए। 2019 में शिवाजी पार्क पे शपथ ली थी उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की, मैं वहां पर मौजूद था। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका जो जिस तरीके से झगड़ा रहा, जो भी मनमुटाव हुआ, उसके बाद में भी देवेंद्र फडणवीस वहां पर शपथ ग्रहण में पहुंच गए थे। वहां पर राज ठाकरे, जिनके साथ आपका तो पर्सनल भी झगड़ा एक तरीके से, वो भी पहुंच गए थे। 36 का आंकड़ा, पूरा 36 का आंकड़ा, ठीक है चलिए परिवार का झगड़ा हम मान सकते हैं। लेकिन यहां पर अब जब शपथ हो रहा है तो आपको भी तो आमंत्रण आया होगा, निमंत्रण आया होगा, तो आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के लिए कम से कम विपक्ष का भी यहां पर होना जरूरी था, आना चाहिए था? देखिए मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन ये सरकार के शपथ की जो बात है तो खुद एक उलझी हुई बात थी। अरे कल तक ये पता नहीं था कि शपथ कौन लेगा, कितने लोग लेंगे, कहां लेंगे। लास्ट राउंड पे इन्होंने अपना न्योता ट्विटर के माध्यम से सर्कुलेट किया। ये बाकी लोग जो पहुंचे, अरे छोड़िए ना सर, ये बाकी लोग जो पहुंचे सबको आमंत्रण ही तो गया होगा, नहीं गए तो फिर कहिए ना हाँ नहीं गए। नहीं गए, लेकिन अगर ये प्यार से पहले बुलाते, न्योता देते तो जरूर जाते। ये 24 घंटा पहले बताएंगे, सबके अपने अपने कार्यक्रम तय होते हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक स्टाइल होती है काम करने की। आप हमें 24 घंटे पहले बताएंगे, हमारे भी कार्यक्रम लगे हुए। चरणजीत सिंह सप्रा भी हमारे साथ है। भाई कांग्रेस की तो संस्कृति ये नहीं है ना। मैं इसलिए 2014 का जिक्र कर रहा हूं, तब तो कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेता जिनके खिलाफ बीजेपी ने मुहिम चलाई थी, वो भी पहुंचे हुए थे वानखेड़े स्टेडियम पर जब देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार शपथ ली थी। 2019 की जो शपथ ली गई शिवाजी पार्क में, वहां पर भी बीजेपी के नेता पहुंच गए थे। आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को इस संस्कृति का पालन करना चाहिए था, इस कल्चर का, और कांग्रेस के नेता भी आज शपथ ग्रहण के लिए होने चाहिए थे? सप्रा जी। देखिए सर्वप्रथम तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को और अजित पवार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज ऐसा दिन है कि जब देवा भाव ने लाड़के भाव को रिप्लेस किया है, और देवा भाव के संरक्षण में अभी ये सारी चीजें होंगी। जो व्यक्ति अपने आप को कॉमन मैन, मुख्यमंत्री की परिभाषा उन्होंने कॉमन मैन बनाई थी, वो आज डेप्यूटी कॉमन मैन की शपथ ले चुके हैं, तो मैं उनको सबको बधाई देता हूं। अब आता हूं आपकी बात पर कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं पहुंचे। देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं। एक तो जिस तरह से आनंद पानंद में इन्होंने शपथ विधि का सारा जिस तरह से दौर चला, ये तमाम सारी बातें उसमें है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे अनेकों बार हुआ है जब विपक्ष जो है, विपक्ष का कोई भी नेता शपथ विधि पर नहीं पहुंचा है, ये पहले भी हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये चर्चा न करते हुए हमें ये चर्चा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने और महायुति ने जो वादे किए हैं इस महाराष्ट्र राज्य की जनता को, उन वादों पर ये किस तरह से खरे उतरेंगे। मेरे ख्याल से अभी आने वाले समय के अंदर वो वादा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, जो इन्होंने जल पूजन किया था 2014 में छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, आप सभी बने रहिए। एक सेकंड सापरा साहब, अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली है और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिले हैं। रोल रिवर्सल हुआ है, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने हैं और बने हैं उप मुख्यमंत्री अजित पवार। आइए आपको सुना देते हैं पहले तीनों ने आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस तरह से शपथ ली, और दिलचस्प तस्वीरें थी जब वो प्रधानमंत्री से भी मिलने के लिए अलग से पहुंच रहे थे, क्योंकि उनको गुलदस्ता तो राज्यपाल की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद एक बेशकीमती और बहुत ही हल्का सा लम्हा होता था जब वो प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, और प्रधानमंत्री के साथ हंसी मजाक का लम्हा था, जिसके साथ ही एक पूरी कहानी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड सेट इस तरह से बना हुआ है कि एकनाथ शिंदे नहीं मान रहे थे, फिर वो माने सरकार में शामिल होने के लिए। इधर अजित पवार ने बीते दिन कह दिया कि हाँ हम तो तैयार हैं, इनका पता नहीं लेकिन हम तो तैयार है। और फिर उस पर एकनाथ शिंदे ने भी मजाकिया स्टाइल में कहा सुबह कि का दादा को तो बहुत अनुभव है शपथ लेने का, सुबह शाम में लेने का। नहीं, और एकनाथ शिंदे की शपथ, सबसे इंटरेस्टिंग बात, एकनाथ शिंदे ने शुरुआत की बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर, आनंद दिघे जो ठाणे के शिवसेना के प्रमुख थे उनका नाम लेकर, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी नहीं भूले। यह बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मुझे नजर आया कि किसी और पार्टी का नेता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का भी नाम ले रहा है, यानी पॉलिटिकल गुरु उनके जो बदल चुके हैं
उनको भी वो नहीं भूले पूरी तरीके से, उनका भी नाम उन्होंने लिया और उसके बाद शपथ लिए। अनंत दुबे जी, इसी पर आपसे अगला सवाल है कि देखिए, हम लोग चर्चा अभी कर ही रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सब यहीं बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड में थे और वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 133 कमल खिल गए। कभी आप लोग को मन में ये कचोटता है कि ये जो एक आइडियोलॉजी वाली, एक विचारधारा की समानता बीजेपी और शिवसेना बाला साहब के बीच में थी, उससे आप लोग अलग हुए? क्योंकि देखिए, जनता ने तो विधानसभा चुनाव में पूरी विरासत बाला साहब की सौंप दी है शिंदे साहब को। अंजना, ये ऐसा है कि जब हौसला ही बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। अब कोई बात नहीं, अब तो हम एक राजनीति कर रहे हैं ना, अब हम इस समय विपक्ष में बैठे हैं ना, हो गई होंगी बातें, पहले क्या करना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, ये तो एक विश्लेषण का विषय है। हमने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा, लेकिन जिस चतुराई से, जिस प्लानिंग से भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रम फैलाया पूरे देश में कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हम तो बहुत बड़े हिंदू विरोधी हो गए हैं, हम तो राम भगवान को नहीं मानते हैं, ये सब जो नैरेटिव गलत ढंग से उन्होंने गढ़ा ना, उसका हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। लेकिन जनता जनार्दन सब देख रही है, हम फिर अपने उसी बातों पर आएंगे, हम फिर वही विश्वास जीतेंगे, हम हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे चलेंगे। अरे ये तो राजनीति है, इसमें या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। बहुत बार हम जीते हैं, अभी हम हार गए हैं, अभी 2 महीने बाद ही कारपोरेशन का चुनाव है, हो सकता है हम फिर अपना भगवा फहरा दें महानगर पालिका पर, फिर बीजेपी हाशिए पे आ जाएगी। ये तो राजनीति में चलता है। अरे असफलता हुई है तो उसकी चुनौती को स्वीकार करेंगे और देखेंगे क्या कमी रह गई। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हम 10 बार गिरेंगे, 10 बार तो कर ही रहे थे, मन ही मन में आनंद दुबे जी उम्मीद तो कर ही रहे ना कि कहीं होम डिपार्टमेंट एकनाथ शिंदे के पास ना चला जाए। कहीं ना कहीं तो आपने भगवान को पानी में रखा हुआ था ना कि नहीं, ऐसा ना होना चाहिए कि भाई एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो उसी की वजह से हुई ना शिवसेना यूबीटी को। अरे कहां से, हम क्या कोई चोर हैं, हमें पकड़ लो। अगर हमें लगता, आपको लगता ईडी सीबीआई आपके पास, पकड़िए ना। अरे आप किसी को भी गृह मंत्री बनाइए ना, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अच्छे रखिए। बाबा सिद्दीकी को जब दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, एनसीपी के नेता को चाकू भोंककर मार दिया जाता है, अभिषेक घोसालकर को फेसबुक लाइव पर मार दिया जाता है, एक विधायक पुलिस स्टेशन में गोलीबारी करता है, उसका ध्यान रखिए ना। किसी को भी गृह मंत्री बनाई भाई, आपकी सरकार है, बहुमत आपके पास है। हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता से जो आपने वादे किए हैं, उस पर आप काम करिए। आप अच्छा काम करेंगे, बड़ा हृदय दिखाकर आपका समर्थन करेंगे। सिंपल सवाल है दुबे जी, सिंपल सा एक सवाल है। आज जब मंच से बाला साहब का नाम लेकर शपथ लिया एकनाथ शिंदे जी ने, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेने का नैतिक अधिकार एकनाथ शिंदे जी खो बैठे हैं। जिस पार्टी के चुनाव सिंबल पर 2019 में आप चुनाव जीत कर आए, जिस तीर धनुष और जिस आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर लगाकर आप मंत्री पद की शपथ लिए शिवाजी पार्क से, 2.5 साल के बाद आपने उसी पार्टी को तोड़ दिया। वही बाला साहब ठाकरे साहब के विचारों को तिलांजलि दे दी और आज आप मोदी साहब और अमित शाह जी का भी नाम ले रहे हैं साथ में। हमारी शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जी से बड़ा कोई नेता नहीं रहा है। हमारे नेताओं ने उनके नाम को लेकर शपथ ली। सुधांशु त्रिवेदी, शिवाजी महाराज का सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है दुबे जी। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिरकार एकनाथ शिंदे ने 1 घंटे पहले हामी भरी है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। इस बार की सरकार किस तरीके से अलग हो सकती है आपके नजर से? 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, तब कोई भी सहयोगी दल नहीं था शपथ ग्रहण में। 6 के 6 जो मंत्री बने थे वो बीजेपी से बने थे। इस बार 2 सहयोगी दल भी साथ में है, 2 उप मुख्यमंत्री है और उसमें से 1 उप मुख्यमंत्री जिन्होंने 1 घंटे पहले हामी भरी है। कितना अलग होगा इस बार की सरकार? देखिए, इस बार की सरकार इस दृष्टि से अलग होगी क्योंकि पिछली बार तो यह सरकार एक नई व्यवस्था के तहत चली थी, अब वह व्यवस्था आजमाई हुई और परखी हुई हो गई। दूसरी बात, पिछली बार बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे थे कि जनता का समर्थन है या नहीं, तो जनता का रिकॉर्ड तोड़ समर्थन प्राप्त करके आई। तो मैं कह सकता हूं कि नैतिक दृष्टि से जनता का समर्थन, राजनीतिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से सरकार चलाने का अनुभव हमने प्राप्त करके दिखाया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह सरकार अब एक नए भविष्य की तरफ महाराष्ट्र को ले जाने में सफल होगी। अभी मैं भाई आनंद दुबे जी की बात सुन रहा था
इस चुनाव के कई निष्कर्ष भी हैं। इसमें एक निष्कर्ष खासकर शिवसेना के लिए है कि एक कहावत होती है, आप सबने सुना होगा, किसी व्यक्ति के लिए कहा जाता है इफ वेल्थ इज सर, यूबीटी कही है, यूबीटी। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर, हाँ मैं वही शिवसेना यूबीटी, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो राजनीतिक संदर्भ में दलों को ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई दल अपना राजनीतिक कैरेक्टर छोड़ देता है तो वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, ये महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित नहीं है। 73 साल के इतिहास में, आजादी के बाद के 77 साल हो गए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ एक ऐसी पार्टी है जिसने अपना कोई आइडियोलॉजिकल मुद्दा चेंज नहीं किया है। बाकी जिन जिन दलों ने रणनीति के तहत अपना पॉलिटिकल कैरेक्टर बदलने की कोशिश की, सबने मुंह की खाई है। आज भी कांग्रेस अपना सेंट्रिस्ट कैरेक्टर छोड़ के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट की तरफ जा चुकी है। सॉफ्ट हिंदुत्व वो ट्राई करके देख चुके हैं, उसमें उन्होंने मुंह की खाई। अब अल्ट्रा लेफ्ट पे जा रहे हैं, अर्बन नक्सल की तरफ, वहां वो मुंह की खाई। तो अजीत पवार के कैरेक्टर का क्या होगा सर? कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं आपके शिवसैनिक दबाव में आ गए। हाँ, यही तो आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर जमीन पे, धरातल पे किसान और मराठा समाज के साथ उनका संबंध और महाराष्ट्र की उस जनता के साथ जो संपर्क था, वो संपर्क किस आधार पे था? जनता आपको वोट देती इस आधार पे नहीं कि आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी किसी भी समय बदलते रहेंगे। एक दो बार चल सकता है, और आप ये बता भी सकते हैं, हम बता रहे हैं ईमानदारी से, हमने बसपा के साथ गठबंधन किया, महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया, हमने कई दलों के साथ, जेडीएस के साथ अभी भी हमारा पुनः गठबंधन है, मगर हमने ये बताया कि हमने अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। याद करिए, हमने यहां पर हमारी सीटें ज्यादा थी मगर शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में याद करिए, हमारी सीटें ज्यादा थी, हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। याद करिए 97 में हमारी सीटें ज्यादा थी, हमने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। 2006 में याद करिए हमारी 84 सीट थी कर्नाटक में और 40 सीट थी जेडीएस की, हमने कुमारस्वामी को बनाया। हमने समाज को एक करने के लिए, हमने राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए त्याग करने के उदाहरण दिए हैं। लेकिन हमें मुख्यमंत्री कुर्सी मिलेगी तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। सांसद जी, एक सवाल और है, उसके बाद सापरा साहब आ रही हूं। सांसद जी, आज इसी मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे। जरा ये बताइए ना कि यहां पर जो आप कर पाए हैं शिंदे साहब के साथ, नीतीश कुमार के पास साथ कर पाएंगे बिहार में? देखिए, हमारे गठबंधन के घोषित नेता नीतीश कुमार जी हैं, और वो अंजना जी आपको पता है 2005 के चुनाव से, और 2005 में बिहार में 2 चुनाव हुए थे, एक प्रारंभ में हुआ था फर्स्ट हाफ में, एक सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में भी हमारे नेता, उस समय घोषित नेता नीतीश कुमार जी थे और बाद में भी थे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। बल्कि आपको याद हो 99 में भी हमारी शपथ हुई थी, हम बड़ी पार्टी थे और वो सरकार कुछ ही दिन चल पाई थी, उसमें भी नीतीश कुमार जी को शपथ दिलाई थी। तो किसी प्रकार की हमारी महाराष्ट्र हो या बिहार, कहीं कोई समस्या नहीं है। गठबंधन बहुत व्यवस्थित रूप से चलाते हैं। यहाँ पर क्या अलग हो गया ना? चूंकि देखिए फडणवीस साहब ने, सुनिए ना सुधांशु जी, फडणवीस साहब ने कहा ना कि मैं आधुनिक काल का अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह भेदता हूं। उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया था। 2015 में ऐसी हालत थी कि आपकी पार्टी नंबर 3 की पार्टी हो गई थी, और 2020 आते आते कोविड के बाद जो चुनाव हुआ उसमें आप सत्ता में आए। तो कुछ ये जो अभिमन्यु आपने नया नया खोजा है, वहां पर भी कोई चक्रव्यूह भेदने का तरीका बीजेपी खोजेगी, या आप लोग ऐसे ही समर्पित रहेंगे नीतीश कुमार के लिए कि वो तीसरे नंबर की पार्टी रहे लेकिन सीएम वही बनेंगे? यही तो उन्होंने अमृत पिया हुआ है, चखा हुआ है आप लोगों के सौजन्य से। देखिए, हमने बिहार की स्थिति, वो दौर, बिहार के जो लोग हैं उन्हें ध्यान होगा, अंजना जी को भी ध्यान होगा, वो 90 से 2005 का दौर कितना भयावह दौर था बिहार का। और उस समय यह बिल्कुल सही बात है कि अगर आप देखें तो 1995 के चुनाव में समता पार्टी, यानी जो अब आज में जेडीयू बना है, उसकी 7 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी की 42 सीटें थी। तब अविभाजित बिहार था, झारखंड भी उसमें शामिल था। मगर उसके बाद हमने तय किया कि बिहार को इस त्रास से मुक्ति दिलानी है, और उस संत्रास से मुक्ति दिलाने के लिए हमने अपना संगठन लगाया, कार्यकर्ता लगाए और नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाया। मैं और बात बता देना चाहता हूं, आज हमारा गठबंधन खत्म है, याद दिलाना चाहता हूं। 99 में बीजू जनता दल के साथ हमारा गठबंधन हुआ उड़ीसा में। संगठन हमारा था, कार्यकर्ता हमारा था, व्यवस्था हमारी थी, सब कुछ हमारा था। मगर उस समय नवीन बाबू का चेहरा था, हमने नवीन बाबू को आगे किया। ये ठीक है, नवीन बाबू ने हमें 2009 में छोड़ दिया,
परंतु मैं अंत में सिर्फ ये कहूंगा, अकाली दल को देख लीजिए पंजाब में, शिवसेना को देख लीजिए यहां पर, या बीजू जनता दल वहां पर, या जो भी दल साथ में रहे, हमारे साथ रहे, वो बहुत अच्छी स्थिति में रहे। जिन दलों ने हमें छोड़ा उनका क्या हुआ आप देख सकते हैं, और इन्हीं चुनावों में देखिए कांग्रेस के साथ क्या हुआ। नहीं तो जिस गठबंधन में रहती है कांग्रेस, तो गठबंधन के दम पे थोड़ा आगे सवाल हम बढ़ती लोग है, अलग तरीके से पूछ लेते हैं। बढ़ाते हैं। नहीं सुधांशु जी, नहीं सवाल थोड़ा अलग तरीके से पूछ लेते हैं। सप्रा जी के पास जाने के पहले जो अंजना ने पूछा उसका थोड़ा अलग तरीके से पूछ लेते हैं कि भाई जो नीतीश कुमार के लिए आप कर रहे हैं वही बात तो एकनाथ शिंदे भी मांग रहे थे। यहां पर उन्होंने तो कहा ही था बिहार पैटर्न रखिए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बिहार पैटर्न क्यों नहीं और बिहार में नीतीश कुमार क्यों, उस तरीके से बता दीजिए आप। साहिल जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं तो इसका जवाब दे चुका हूं। जब 2005 में हमारी सत्ता आई तो जो पहला चुनाव हुआ और जिसमें राष्ट्रपति शासन लग गया, और दूसरा चुनाव हमने एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा था। बस इस सवाल का जवाब आ गया। ठीक है, यहां पर वैसी कोई स्थिति नहीं थी। हम हर चीज को बहुत स्पष्ट रूप से सापरा साहब बोलेंगे कि आज महाराष्ट्र में स्वेरिंग इन में क्या हम लोग नहीं गए, हम लोग से सवाल भी नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन देखिए सापरा साहब, 14वां ऐसा राज्य महाराष्ट्र बन गया है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले चुका है। कांग्रेस और कांग्रेस का जो घटता हुआ वर्चस्व है राज्यों के भी चुनावों में, वो आपके लिए कितनी बड़ी चिंता का बात है? क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी में सही स्ट्रैटेजी बनी होती, उद्धव ठाकरे के चेहरे के साथ गए होते, तो शायद एक बेहतर फाइट आप लोग दे पाते। कांग्रेस अड़ी रही। अंजना जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन पहले जिस तरह से आपने कहा कि नीतीश कुमार ने कोई अमृत चखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने वो अमृत जो है वो एकनाथ शिंदे को नहीं चखने दिया और उन्हें एक राजनीतिक अग्निवीर आज बना दिया है। महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में ये जो एकनाथ शिंदे हैं, इनकी बहुत चिंता अभी बढ़ गई है। अब देखिएगा, इनको विधानसभा का जो अधिवेशन आना है उससे पहले जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें किस तरह से रस्सी खेच होगा, कौन सा विभाग किसको जाएगा। ये मलाईदार खातों की लड़ाई जो है वो महायुति की, वो महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता देखेगी। इसमें बहुत ज्यादा आगे चल करके महाराष्ट्र के अंदर ये कुछ कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि खींचतान इनमें ज्यादा चलेगी। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे, जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अगर कोई हमारी धोरणात्मक चीजें या कुछ सब सही होती तो हमारा नतीजा कुछ और होता। ठीक कह रहे, हम अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं कि हम किस वजह से हारे हैं। उसमें अनेक सारे कारण हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी मीटिंग चल रही है और सारा इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को हमारा जो सीनियर नेताओं का दल जाकर के मिला है, हमने कुछ विषय वहां पर भी उठाए हैं, उनके उत्तर भी अपेक्षित है। हमें ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज था। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है कि हम हमारे कुछ प्रश्न चिन्ह आए हैं, अगर कुछ विधानसभाओं से कुछ हमें मैसेज आया है, कुछ प्रूफ आए हैं, तो वो हमने इलेक्शन कमीशन के पास में रखे हैं। कुल मिला के परिस्थिति ये है कि हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर बहुत से चुनाव अभी तो 20 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आने हैं, लड़ेंगे। ऐसे अनेकों बार हुआ है मैदान के अंदर लड़ने वाला। तो सपना जी बता दीजिए कि अकेले लड़ेंगे कि अभी भी शिवसेना को साथ में रखेंगे? क्योंकि विधानसभा में नहीं, सपना जी एक बात बता दीजिए ना कि आप शिवसेना यूबीटी को साथ में रखेंगे कि अकेले अकेले लड़ेंगे? क्योंकि इस बार तो उद्धव ठाकरे का चेहरा आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, कहते हैं कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है आपको, तो अभी उनको साथ में रखेंगे कि अकेले लड़ेंगे? हो गया, अभी हार गए, छोड़ देते हैं, अकेले अकेले लड़ते हैं, अलग अलग लड़ते हैं। देखिए, आज की परिस्थिति तो ये है कि महाविकास आघाड़ी एक साथ है और हमारे सारे नेता मिलकर के आने वाले दिनों में हर चीज पर तय करेंगे क्या होगा। मैं आज की परिस्थिति की ही बात आपके सामने कर सकता हूं और आज की परिस्थिति में महाविकास आघाड़ी महायुति के सामने डट करके खड़ी रहेगी और महायुति ने जो वादे किए, यही सवाल दुबे जी से पूछ लेते हैं। यही सवाल दुबे जी से पूछ लेते हैं। इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक थी, अगर मुझे ठीक से याद है, बेंगलुरु में। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस बहुत ताकतवर दिखाई दे रही थी और तमाम नेता कांग्रेस के गुणगान कर रहे थे। इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस एक बहुत प्राइम पोजीशन पर, और ये बात नागवार भी गुजर रही थी नीतीश कुमार को तब तक। फिर मुंबई वाला, यहां पर इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होती है,
पटना में सबसे पहली हुई थी नीतीश कुमार की अगुवाई में, तीसरी यही मुंबई में होती है। वहां से फर्क साफ दिखने लगा, क्योंकि जैसे ही इंडिया इसका नाम रहेगा, और भी कई बातें थी कांग्रेस असर्ट करने लगी, उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी दिखने लगी, वो पहले निकल गए, बहुत सारी चीजें हुई थी। इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे आनंद दुबे जी अगला प्रश्न पूछ रही हूं। 12वां ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी अपना दूसरा टर्म हासिल कर रही है, वहीं कांग्रेस को आप तुलनात्मक तरीके से देखिए तो 0 है उनका स्कोर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्य से भी सत्ता उनके हाथ से चली गई, जहां पर गहलोत जैसे, कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता थे। क्या इस बार के नतीजों के बाद भी, उद्धव ठाकरे को सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट करने के बाद भी, नगर निगम चुनाव आप कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ना चाहेंगे? सिंपल क्वेश्चन है सर, सीधा जवाब दीजिएगा। सीधा जवाब दूंगा। देखिए, जब लोकसभा के चुनाव में हमारी अच्छी खासी जीत हुई तो हम सब जोश में थे, हमें लगा कि हम महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में एक सरकार बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, हम पहली पार्टी हैं जिन्होंने उनको आईना दिखाया। हमने कहा कि कांग्रेस को अति आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। अभी आगे 2 चुनाव हैं, एक झारखंड और एक महाराष्ट्र। कांग्रेस ने उसके बाद जिस प्रकार की गंभीरता दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई अंजना जी, और उसी का खामियाजा है कि आज हमें इतनी करारी हार झेलनी पड़ी है। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो पाया, सीटों का सही से बंटवारा नहीं हो पाया, बहुत सारी चीजें जमीन पर आ नहीं पाई, कोऑर्डिनेशन दिखा नहीं। हम फिर कह रहे हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, क्योंकि हम अपने दोस्तों को अगर उनकी कुछ कमियां हैं तो बताएंगे। रही बात अभी महानगर पालिका के चुनाव की, आगे वाले चुनाव की, ये अंजना जी मेरा अधिकार नहीं है, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है कि महाविकास आघाड़ी बन के लड़ना है या शिवसेना अकेले लड़ेगी। लेकिन जिस ढंग से शिवसैनिक जगह जगह संवाद कर रहे हैं, जिस ढंग से खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के बारे में एक बात चर्चा है कि हमें अकेले लड़ना ही चाहिए। ये लोग कह रहे हैं, और लोकतंत्र है, संवाद होना चाहिए। हमें लोग कह रहे हैं, कई लोग तो चिट्ठियां लिख रहे हैं कि शिवसेना को अकेले लड़ना चाहिए, जो होगा देख लेंगे। तो इन सब चीजों पर भी बात होगी, क्यों नहीं होगी? अरे वो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी है। हम 30 साल एक दूसरे के खिलाफ लड़े, आज उनके साथ हैं। बीजेपी के साथ में लड़े, आज बीजेपी के खिलाफ। ये तो बीजेपी नहीं, शिवसेना यूबीटी कह रही है कि हरियाणा से कोई सीख नहीं ली। सामना में एडिटोरियल पे एडिटोरियल आ रहे थे कि हाई हैंडेडनेस कांग्रेस का, जिसके वजह से हारे हैं, महाराष्ट्र में सुधर जाइए। आपकी सहयोगी कह रही है। नहीं, देखिए साहिल जी, मैं समझता हूं कि आप हम दोनों को लड़ाना चाहते हैं, ये मैं देख रहा हूं, और आप कुछ टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, मुझे भी याद आ रहा है। अरे दुबे जी खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, हम कहां से बोल रहे हैं? सपरा जी क्या बात कर रहे हैं? आनंद दुबे को मैं थोड़ी बोल रहा था कि क्या उनको बोलना है। बात का जवाब दे रहा हूं, उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सुनिए, यही वो कहानी है, एकदम सही बैठती है कि धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा। मतलब साहिल या अंजना लड़ा रही है। अरे सर, दुबे जी को सुनिए। दो बोलिए चलिए। बीच में टोकेंगे तो कैसा चलेगा? देखिए ऐसा है, मुझे भी याद आ रहा था, बोलिए। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने जब हरियाणा के चुनाव हुए तो उनका भी ट्वीट आया था कि कांग्रेस जहां पर अकेली लड़ती है वहां पर हार जाती है। पर यहाँ तो हम साथ में लड़े थे, फिर सब किस तरह से हारे। देखिए ये हार जीत होती है। दूसरी बात भी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा के चुनाव के अंदर जब शिवसेना 17 सीटों पर लड़ी और 9 सीटों पर ही मात्र जीत करके आई, हम 13 सीटों पर लड़ करके, हम 13 जीत करके आए, 17 पर लड़के, तो तब तो हमने कुछ नहीं कहा कि शिवसेना कमजोर है या शिवसेना को ये तब्दीली करनी चाहिए। तो ये तमाम सारी चीजें जो है ये मीडिया पर नहीं है, हम आपस में बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। मीडिया पर ये सारी चर्चाएं हम किसी भी प्रवक्ता को या किसी भी नेता को आपस में नहीं करनी चाहिए, जो किसी भी गठबंधन के हैं, चाहे वो महायुति के हैं, चाहे वो महाविकास आघाड़ी के हैं। चलिए सुधांशु जी से एक कमेंट ले लेते हैं, और ये तस्वीरें भी आ गई हैं जो पिछली बार के शपथ ग्रहण की। एक संस्कृति होती है, लेकिन आपका काम तो सुधांशु जी आसान ही हो गया है। दोनों आपस में से ही देखिए, जब उद्धव ठाकरे शपथ ले रहे थे, 2019 की तस्वीर है, तब सामने आपको बीजेपी के तमाम नेता, देवेंद्र फडणवीस भी शिवाजी पार्क में ये शपथ ग्रहण हो रहा था, और उस वक्त तो काफी कड़वाहट हो गई थी शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल शुरू हुई 2019 की, वो शपथ ग्रहण का समारोह हम दिखा रहे हैं। और इस समारोह में हमने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस और बाकी बीजेपी के नेता भी शामिल हुए थे। और इसी को लेकर सवाल हमारा था कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ कि इस बार विपक्ष इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाया है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, जो सवाल अंजना पूछ रही है उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी कह रही है कि भाई कांग्रेस नहीं समझ पाई, कुल मिलाकर वही बात एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी कह रही थी,
वो भी कह रहे थे कि भाई हमारी बात समझ जाइए। कहीं आप में भी तो शुरू नहीं हो जाएगा शिवसेना और बीजेपी के बीच में? देखिए, हम एक बात बताते हैं, जो आप दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी का शपथ ग्रहण का समय, भारत की राजनीति में एक मर्यादा थी। मैं याद दिला दूं आपको, कमलनाथ जी का शपथ ग्रहण हुआ था, शिवराज सिंह चौहान जी उसमें गए हुए थे। अभी भी आप देखिए, हमारे मोहन मांझी जी का शपथ ग्रहण हुआ और नवीन बाबू उसमें आए थे। आज समस्या क्या हो गई है कि विपक्ष ये समझ नहीं पा रहा है कि एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कैसे निभानी है, परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभानी है। जिसका एक उदाहरण इसमें नजर आया, आप इंडिया गठबंधन रख रहे हैं। अरे भाई, ये कोई एब्रीविएशन बनाकर आपको कोई ज्ञान दे रहा होगा कि इंडिया कहने से सारे लोग साथ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी देश का नाम, भारत का नाम रखना हो तो भारत की भारतीयता, अस्मिता आपके आचरण, चाल, चेहरे, चरित्र, चिंतन में नजर आनी चाहिए। यह नहीं हो सकता हमने एक इंडिया नाम रखा और उसके बाद हो गया। और मैं ऑन द लाइटर नोट कहूं, शिवसेना को समझना चाहिए था कि जब कांग्रेस ने उसको बुलाया था तो जानते हैं कैसे गले लगने के लिए बुलाया था? वैसे ही जैसे अफजल खान ने शिवाजी को बुलाया था। कद काठी में अफजल खान बहुत बड़ा माना जाता था, शिवाजी छोटे थे, मगर शिवाजी युक्ति और बुद्धि में बहुत बड़े थे और वो उस बात को समझ गए थे। काश शिवसेना ने जो ये दावा करती है आज की शिवसेना यूबीटी कि वो शिवाजी की परंपरा की समझने वाली है, काश वो समझी होती कि वो पार्टी जो मुस्लिम लीग से गठबंधन करके बैठी है, काश वो ये समझी होती जो अफजल को हालात का मारा, हाफिज को साहब और जाने क्या क्या कहती फुरफुरा शरीफ के गद्दी नची के साथ है, जिसके लोग औरंगजेब और मुगलों को महान मानते हैं, उनके साथ आप जाएंगे और वो आपको वास्तविकता में गले लगाएंगे। मुझे लगता है ये बात समझने में उनसे भारी गलती हुई। और वही, और मैं एक और बात में कहता हूं, सुधांशु जी, अभी आपकी कद-काठी बढ़ गई है, चीज से हमें थोड़ा कष्ट भी होता है। अब आपकी कद-काठी इतनी बढ़ गई है कि आपके दोनों जो अलायंस पार्टनर्स है वो भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 57 है, 41 है, आप 133 है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, हम सारे गठबंधन को साथ में लेके चलते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। 2 सरकारें, मोदी 1 और मोदी 2 तो स्पष्ट बहुमत की थी, उसके बावजूद भी एनडीए के सारे सहयोगी उसमें साझीदार थे और एनडीए 1 में तो शिवसेना के मंत्री भी थे। तो सबका सम्मान है, क्योंकि जब कोई सफलता मिलती है तो सबके सामूहिक प्रयास से मिलती है। यदि हम ये कहेंगे कि असफलता एक सामूहिक उत्तरदायित्व है तो सफलता एक सामूहिक श्रेय है। हम ये नहीं कहते कि केवल अकेले। हां, गठबंधन का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है तो गठबंधन के हर सहयोगी को उनकी अपार लोकप्रियता से लाभ मिलता है, जैसे पिछली बार भी हमारे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुधांशु जी, एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ, ये कैबिनेट की बैठक अभी हो रही है। कैबिनेट की बैठक यहां पर हो रही है। पहली कैबिनेट की बैठक, शपथ विधि के बाद में पहली कैबिनेट की बैठक होगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, उनके तस्वीर को वहां पर माल्यार्पण करने के बाद यहां पर ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। दरअसल मंत्रालय गए हुए हैं, वहां पर तमाम राष्ट्र पुरुषों की तस्वीरें वहां पर जो है उसको माल्यार्पण करके उसके बाद ये मीटिंग शुरू होगी। देवेंद्र फडणवीस की पहली कैबिनेट बैठक। हमें देखना है कि पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। सावित्रीबाई फुले, उनकी भी तस्वीर यहां पर, और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहे हैं। मंत्रालय पहुंच चुके हैं और मंत्रालय में ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी। एक जॉइंट ब्रीफिंग भी इसके साथ हो सकता है। एक समन्वय भी बिठाने की कोशिश है कि देखिए, अब मुख्यमंत्री बन गए फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं, तो एक समन्वय रहे ताकि कोई किसी का, हर किसी का मतलब सम्मान का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ा जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं शिंदे साहब को और अजित पवार को आगे करते हुए फडणवीस चल रहे हैं। पहली बार देवेंद्र फडणवीस वहां पर छठे मंजिल पर महाराष्ट्र के मंत्रालय में मुख्यमंत्री का दालन या जो केबिन है वो होता है और उसके बगल में 2 मुख्यमंत्री भी वहां पर बैठेंगे। देवेंद्र फडणवीस पहले ही दिन कहां पर ये कैबिनेट मीटिंग लेते हैं वो देखना होगा, इंटरेस्टिंग बात रहेगी। लेकिन 7 बजे फडणवीस सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। 3 लोगों की, यानी खुद मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, ये कैबिनेट की बैठक, पहली कैबिनेट की बैठक होगी। पहला फैसला क्या लिया जाता है वो देखना होगा। मेरे ख्याल से एक विधानसभा का अधिवेशन बुलाया जाएगा 3 दिन का, वहां पर स्पीकर का चयन होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसका शायद फैसला पहला कैबिनेट में हो सकता है। लेकिन जो बात हम लोग इससे पहले कर रहे थे, अगर हम लोग उस पर लौटना चाहे तो आज चिराग पासवान दिख गए थे वहां पर, लेकिन उनके चाचा नहीं दिखे आज। वो भी इंडिया का पार्ट है मेरे ख्याल से। सुधांशु जी बताएंगे। सुधांशु जी देखिए, और ये तस्वीरें भी हम महाराष्ट्र की दिखा रहे हैं
और बार बार इस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। देखिए, अब इसके बाद बिहार का भी चुनाव है, दिल्ली का भी चुनाव है, अगले साल 2025 में बिहार का भी चुनाव होना है। सबकी नजर रहेगी कि आप किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, क्योंकि अब ये तो याद रखिए, महाराष्ट्र वाला जो फॉर्मूला है जहां पर आपने बाजी पलटी है, वो आपको बार बार याद दिलाया जाएगा बिहार में। देखिए, अभी जो आपने बात कही वो पुनः एक बार देश की जनता को यह ध्यान आना चाहिए कि हर 4-5 महीने में एक चुनाव होता है और आपका सवाल जायज है कि चुनाव की रणनीति बनाइए, चुनाव की स्ट्रेटजी और देश में चुनावी वातावरण। इसीलिए एक बार पुनः सारे राजनीतिक दलों को विचार करने की जरूरत है कि कितनी गंभीरता से देश की प्रगति और लॉन्ग टर्म एजेंडा पर काम कर सकते हैं। आज हमारा मुकाबला चीन से है, वो 10-10 साल की प्लानिंग करके चलते हैं, 5-5 साल प्लानिंग कर, हर 5 महीने में आपको एक चुनाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस विषय पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। अब आते हैं उसके ऊपर जो आपने जवाब की बात कही है। हमने बहुत स्पष्ट कहा कि डे 1 से नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे। अब अगले चुनाव में जदयू और भाजपा मिलकर यह तय करेंगे कि उस समय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, क्या व्यवस्था बनेगी, कि सीटों का बंटवारा क्या होगा, वो लगभग मोटा मोटा हमारा तय रहता है। इसलिए हमें समस्या नहीं होती है। जैसे शिवसेना थी तो हम जितनी सीटें लड़ते थे, और जब शिवसेना कंबाइंड थी तो हम जो इलाके उनको देते थे, हमें कोई समस्या नहीं थी। मुंबई से लेकर थाने तक के इलाके में शिवसेना का प्रभाव ज्यादा था, हमें उनमें कोई समस्या नहीं होती थी। समस्या तब आई जब ये शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों, अब इनको भी मुंबई में ही सीटें चाहिए, उनको भी मुंबई में सीटें चाहिए, तो ना सीट का समझौता हो पा रहा था, ना कार्यकर्ताओं का। ऐसे ही बिहार में जेडीयू के साथ हमारा 95 से चल रहा है, तो उसमें मोटा मोटा कोई खास बहुत परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, और वो बहुत सहजता और सामंजस्य के साथ उसका परिणाम होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे महाराष्ट्र में अच्छी सफलता मिली, हरियाणा में अच्छी सफलता मिली, बिहार में भी हमें शानदार सफलता मिलेगी। राजू वाघमारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं। राजू जी, आपका बहुत स्वागत है। एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री आज बने हैं, रोल रिवर्सल हुआ है देवेंद्र जी के साथ। अब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता क्या सोच रहे हैं इस पर? नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये तय किया था, और एकनाथ राव जी शिंदे साहब पहले से बोल रहे थे कि मैं बाहर रह के पार्टी का काम करूंगा, लेकिन हमारे सैनिकों ने, हमारे सभी आमदारों ने, सभी माजी मंत्रियों ने और महाराष्ट्र की तमाम जनता जो हमारे साथ 2 साल से है, वो सभी लोगों ने ये विनती की थी, प्रार्थना की थी कि एकनाथ शिंदे साहब को कि आप सरकार में रहे, क्योंकि आप 2 साल में इस महाराष्ट्र की पददलित, कामगार और सब गरीब जनता के तारनहार और आधार बन चुके हो, तो आपको सरकार में रहना चाहिए, और हमारे पार्टी के लिए और लोगों के लिए आप सरकार में रहो, ये विनती का बाद में। लेकिन राजू वाघमारे जिनका नाम लेकर शपथ की शुरुआत हुई, बाला साहब ठाकरे, उन्हीं का नाम दिया जाता था। बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई बाला साहब ठाकरे तो सत्ता में शामिल नहीं होते थे, मुख्य नेता थे, शिवसेना प्रमुख थे, बाहर रहकर सरकार चलाते थे, तो अलाउ करते, पार्टी का काम करते, मुख्य नेता बनकर रहते, कोई दूसरा उप मुख्यमंत्री बन जाता। दिक्कत क्या थी? नहीं, दिक्कत ये थी कि तमाम महाराष्ट्र की जनता ने और पूरे शिव सैनिकों ने ये कहा कि आपको सरकार में रहना चाहिए, आप ही सरकार को अच्छी तरह से चला सकते हैं, जिस तरीके से आपने 2-2.25 साल में चलाया। सरकार तो देवेंद्र फडणवीस चलाएंगे ना अभी, राजू वाघमारे जी, सरकार तो देवेंद्र फडणवीस चलाएंगे, मुख्यमंत्री तो वो है अभी। नहीं, अगर वो मुख्यमंत्री भी है तो उप मुख्यमंत्री हम हैं, हमारे पास कुछ खाते रहेंगे, अजित पवार दादा के पास कुछ खाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि अकेले देवेंद्र फडणवीस जी सरकार चलाएंगे। लास्ट टाइम क्या एकनाथ शिंदे साहब जब भी थे तभी ये दोनों उप मुख्यमंत्री थे, तो हमने साथ में सरकार चलाई, और आज भी हम महायुति की सरकार साथ में चलाएंगे, तो हमारे में तो कुछ भेदभाव नहीं है, हम तो एकजुट है, और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और महायुति महाराष्ट्र को प्रगति के ऊपर लेके जाएंगे, तो उसमें हमारे में तो कुछ। सुधांशु जी, देखिए, सीट जितनी आई उसके हिसाब से ये फॉर्मूला निकला कि भाई इतनी जबरदस्त जीत है तो फिर बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। अब नगर निगम चुनाव होगा,
ऐसे में अगर सीट का ही जो पूरा आकलन है वो इधर उधर हो जाता, मतलब मैं कह रही हूं कि एक बहुत डेलिकेट फलक्रम पर ये रिलेशनशिप है आप लोगों का, ये जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही कहलाएगा, क्योंकि आपने अभी अभी रोल रिवर्सल किया है सीएम टू डिप्टी सीएम। वो बैलेंस चैलेंज रहेगा। नहीं, देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जी की प्रशासनिक क्षमता बहुत उच्च कोटि की थी और यह बात दिखाई पड़ी, इसलिए सरकार में उनका रहना बेहतर था ताकि उनकी प्रशासनिक क्षमता और योग्यता का लाभ लिया जा सके। अब रही बात रोल रिवर्सल और रोल की, तो इस पे मैं कहना चाहूंगा कि देखने वालों के नजरिए को समझना चाहिए। हमारे यहां एवरीथिंग इज ऑफिशियल। जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तो किसी ने नहीं कहा कि अनऑफिशियली सीएम फडणवीस जी हैं या सुपर सीएम फडणवीस जी हैं ना। आज फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। ये वहां पे चलता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री तो कोई और है, मगर आम आदमी पार्टी ने नहीं, वो अनऑफिशियली तो वही मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, मगर वो नहीं, सुपर पीएम तो कोई और है। और वायनाड में अभी सांसद बन के तो आई हैं प्रियंका जी, और राहुल जी कहते हैं अनऑफिशियल एमपी मैं हूं। तो जो लोग उस नजरिए से देखते हैं उनको लगता होगा कि रोल इधर का उधर हो रहा है। हमारे यहां रोल बहुत व्यवस्थित ढंग से संविधान की मर्यादा के अनुसार चलता है। जो संवैधानिक पद पे, बड़े पद पे बैठता, बड़ा दायित्व निभाता है, जो उसके साथ बैठता वो साथ। सप्रा जी से जवाब देना चाह रहे हैं। सप्रा जी आप जवाब दे सकते हैं। देखिए अंजना जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समझाना चाहते हैं, जनता ये सब देख चुकी है कि किस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां से आए, गुजरात का मुख्यमंत्री किस तरह से बना, चिट्ठी आती बन जाते, ये तमाम सारी बातें कहने के लिए कुछ भी कहें और ये सर्टिफिकेट देना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का काम है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर परिस्थिति जो है वो बिल्कुल अलग है। आपने शिंदे जी का आज चेहरा देखा होगा, किस तरह से उनका चेहरा था। और आने वाले समय के अंदर मैं ये आपको दावे से कहता हूं कि अभी इनके प्रवक्ता जो थे शिवसेना के, उनके मुंह से भी निकल गया खाते वाटप का। खाते वाटप यानी पोर्टफोलियो वाटप जो है, ये पोर्टफोलियो किस तरह से बटेंगे, क्या होगा, सारी चीज इसके ऊपर ही निर्भर है। और आप जिस अजीत पवार जी को साथ में लेके चल रहे हैं, कल को थोड़े अजीत पवार भी इधर उधर हुए तो उसको भी औरंगजेब के साथ में तुरंत या अफजल खान के साथ में तुरंत जोड़ने में देर नहीं लगाएंगे। इन्होंने तो, प्रधानमंत्री ने तो भोपाल में कहा ही था ना कि भाई ये एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ का घपला और चक्की पीसिंग, फिर 48 घंटे के बाद में उनको अपने साथ बिठा लिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री की चाबी भी उनको दे दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा जो है, ये जनता समय समय पर देखती आई है और ये कह देना बहुत आसान लगता है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी जो अभी अपने रंग दिखाएंगे वो देखिएगा, आने वाला समय आपको बताएगा। कह रहे शिंदे जी अभी रंग दिखाएंगे अपना। देखिए, जिनका चेहरा इतनी बड़ी शिकत से बदरंग हो गया होगा, मुझे लगता है कि उनकी आंखें इसी रंग का ख्वाब देखकर चंद रंगीन ख्वाब सजो लें तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, सापरा जी के लिए मैं कहना चाहूंगा। मगर यह भी बात आपको एक समझनी चाहिए बहुत अच्छे ढंग से, जो आपने ये बात कही कि नहीं साहब हम तो सरकार ऐसे चलाते थे, तो हम यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि हमने जब भी सरकार चलाई है पूरी गंभीरता के साथ धरातल पर उतर कर सरकार चलाई है। हमने कभी परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति को कोई स्थान, जो हमारे मुख्यमंत्री बने सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको बने। हमारे यहाँ पोर्टफोलियो की आपने बात कही सापरा साहब, हमारे यहाँ पोर्टफोलियो ऐसे नहीं बटते। याद है रेडियो टेप में कुछ लोग कह रहे थे, इवन पत्रकारों के भी नाम थे, ये वाला पोर्टफोलियो उसको चला जाए तो कैसा रहेगा। नहीं, हम बात करेंगे तो कोई कारपोरेट लॉबिस्ट और कोई पत्रकार बैठकर पोर्टफोलियो तय नहीं करता, प्रधानमंत्री पोर्टफोलियो ने 1 घंटे पहले क्यों माना पोर्टफोलियो तय करता है, उसी के अनुसार काम होना चाहिए। अब शिंदे जी की बात कहता हूं, महोदय हमारा शिवसेना के साथ सबसे पुराना गठबंधन में से एक है। ये बीच के आप 2 साल हटा दें तो हमारा 1990 में गठबंधन हुआ था शिवसेना के साथ, जो भारत की राजनीति के सबसे दीर्घजीवी गठबंधनों में से लॉन्गेस्ट लास्टिंग कोलिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सिंस लास्ट 34 ईयर्स विद एन एक्सेप्शन ऑफ 2.5। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और हमारा शिवसेना के साथ एक वैचारिक सामंजस्य है,
एक वैचारिक है, इसलिए हमारे यहाँ कोई समस्या आने की बात नहीं है। अंजना जी, मैं आप उत्तर लोगों दे के यहाँ दूं। होता है, सुधा जी, आपके एक सत्ता सवाल का केंद्रित जवाब होता आपने है। अभी नहीं दिया। ये हमारा गठबंधन विचार केंद्रित है। मैं उत्तर दे चलिए दूं। सपना जी, तुरंत छोटा सा जवाब, फिर मुझे सुधांशु जी से एक छोटा सवाल पूछना है। दुबे जी को भी दिखा हाँ, दीजिए, आनंद दुबे दुबे को जी दिखा पता नहीं दीजिए। कहाँ चले। सपना जी, संक्षेप में जवाब। ये विचारधारा, ये तमाम सारी बातें करते रहे, लेकिन ये भी तो सच है ना कि एकनाथ शिंदे जी ने 1 घंटे पहले मंजूर किया कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता हूं। क्यों? क्या आप उनको गृह विभाग दे रहे हैं? ये तमाम सारी लड़ाई जो है ना, ये विभागों की लड़ाई है, ये मलाईदार खातों की लड़ाई है आपकी। ये याद रखिएगा। और जिस तरह से मलाईदार खाते अगर नहीं जितनी बटे, आप लोग एकनाथ शिंदे की आज चिंता कर रहे हैं ना, अगर उसकी आधी चिंता भी कांग्रेस की कर लेंगे तो आप तो महाराष्ट्र में इतना एक्टिव है सपरा साहब, आप तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को इतने अच्छे से समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो शायद मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिन मुझे सुधांशु जी से आखिर में एक पूछना है। ठीक है, अंजना, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे आप। अमित शाह आए थे लोकसभा चुनाव के बाद में, और तब कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा था कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी 100% भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाएगी। तो उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है आज से, ऐसा मान ले हम लोग, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में अपने बल पर, अपने दम पर। देखिए, आपने जो बात कही, अमित शाह जी की जो सोच है या मोदी जी की जो सोच है, आप लोग शायद उसको उस रूप से समझ नहीं पाते। मोदी जी ने भी बोला था ना, सरकार बन गई थी 2014 में, 2019 में सरकार बन गई, तो किसी ने आके उनसे कहा मोदी जी बहुत हो गया, केंद्र में सरकार बन गई, 2 बार सरकार हो गई, आगे क्या? तो अमित शाह जी लगे और इसको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। तो मगर हमारा विकास किसी के विरुद्ध नहीं है, वक्त कमी है, जैसे आप समझिए, हम कहते हैं भारत माता की जय, तो जय में किसी का विरोध नहीं है, विजय में होता है कि हमें किसी अपोनेंट को हराना है। इसलिए हम सबको साथ में लेके चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की 100% सरकार होगी, मगर 100% सहयोगियों का सहयोग भी। इसी के साथ सुधांशु जी, इस बहस का यहीं पर अंत करना पड़ेगा। लेकिन आज बड़ा दिन है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए।